हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा है फोर्थ, न्यू सेंटर ऑफ पावर। टर्म 2 के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का अगर हम पुराने नाम की बात करें तो इसका जो ओल्ड नेम है वो है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। लेकिन आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें चैप्टर का नाम तो बदल ही गया, न्यू सेंटर ऑफ पावर हो गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसे न्यू टॉपिक भी ऐड हुए हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उन न्यू टॉपिक को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार आप सिलेबस देख लो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। टर्म 2 के सिलेबस की बात करें तो हमारी जो पहली बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, इसमें से 3 चैप्टर आएंगे, और जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें से भी हमारे 3 चैप्टर आने वाले। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू सेंटर ऑफ पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ये पूरा का पूरा समझ लेना है। पहले इसी में से आपको इस चैप्टर के सारे न्यू टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से न्यू टॉपिक आपके सिलेबस में डाल दिए गए हैं जो कि पहले नहीं थे, और आपको ये समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या हुआ, आपको पता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद 2 सुपर पावर हमारे सामने आई थी। एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन और यूएसए। अब ऐसे में क्या था, इन दोनों का डोमिनेंस था, आप देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि 1991 में जो यूएसएसआर है ये खत्म हो जाता है और केवल बचता है यूएसए। अब जब केवल यूएसए बचता है तो दुनिया को ऐसा लगता है कि अब केवल और केवल यूएसए का डोमिनेंस रहेगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है, यानी कि कभी ऐसा था कि 2 सुपर पावर थी, उनका वर्चस्व था, उनका डोमिनेंस था। लेकिन अब क्या था, एक ही सुपर पावर बची थी यूएसए, इसका डोमिनेंस था। तो लग रहा था कि दुनिया अब यूएसए के डोमिनेंस में रहेगी। लेकिन ऐसे में कुछ नई चीजें सामने आई, यानी कि कुछ न्यू सेंटर ऑफ पावर सामने आए, जिससे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं यूएसए के डोमिनेंस को कम कर सकते हैं। तो वो कौन से है, तो उसमें 2 तरीके से हम इसको बांट के देख सकते हैं। एक तरफ तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए के डोमिनेंस को कम कर सकती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि यूएसए के डोमिनेंस को कम कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा सिलेबस हो जाता है डिवाइड। ठीक है, इसको हम 2 हिस्सों में देखेंगे। आज की ये जो पार्ट 1 की वीडियो है, पार्ट 1 में हम ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा यूरोपियन यूनियन हो गया, ईयू, दूसरा आसियान हो गया, तीसरा सार्क हो गया, चौथा ब्रिक्स हो गया। इसमें ये जो ब्रिक्स और सार्क जैसे कुछ टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये आपके न्यू ऐड हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, जो कि पहले नहीं थे। ठीक है, दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें रसिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। चाइना तो आपका इसमें पहले से था, लेकिन ये रसिया, इंडिया और इजराइल जो है ये आपके सिलेबस में अब ऐड हुआ है। तो हम इसको पार्ट 2 में देखने वाले हैं और इसको पार्ट 1 में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो 2 सुपर पावर सामने आती है, यूएसए और यूएसएसआर। और फिर 1991 के आसपास की बात करें तो यूएसए खत्म हो जाता है, केवल यूएसएसआर खत्म हो जाता है, केवल यूएसए बच जाता है। तो ऐसे में दुनिया को लगता है कि अब यूएसए का डोमिनेंस रहेगा। लेकिन ऐसे में कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ कंट्रीज सामने आती है जो कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये यूएसए के डोमिनेंस को कम कर सकते हैं। तो इसी पे हमारा पूरा चैप्टर आधारित है। तो शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफी पूछा जाता है कि व्हाट इज मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या है? तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो खत्म हुआ था, ऐसे में क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अमेरिका जो है वो यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए काफी बड़ी हेल्प करता है, यानी कि मैसिव फाइनेंशियल हेल्प करता है यूएसए। किसकी करता है? यूरोप की। और यूरोप में भी किसकी? पश्चिमी यूरोप की, यानी कि जो वेस्ट यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप था, उसकी हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। ये जो हेल्प थी ये किस नाम से जानी जाती है? मार्शल प्लान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मार्शल प्लान के तहत क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1948, यानी 1948 में मार्शल प्लान के तहत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है। इसके तहत ये क्या करते हैं, जो ये हमारा वेस्टर्न यूरोप था इसकी हेल्प करता है यूएसए। तो ये था मार्शल प्लान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट
व्हाट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द मार्शल प्लान एंड व्हेन। अभी देखो जस्ट हमने इस क्वेश्चन में यही पढ़ा था, तो वही इसका आंसर बन जाएगा, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अंडर द मार्शल प्लान ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो था वो स्टैब्लिश हुआ था, और कब हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक है। व्हेन यानी कि कब हुआ था, आपको बताना है कि 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज ईयू फॉर्मलाइज्ड, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आप कह सकते हो 1992 में हुई थी, और कई जगह आपको मिलेगा कि फॉर्मल इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1993 में हुई है, ठीक है, लेकिन आप 1992 लिख सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है, देखिए हो सकता है आपके पेपर में ये आपको इमेज दे दें, केवल आपके सामने ये इमेज रख दें और आपसे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको इस इमेज के अंदर क्या दिख रहा है, आप देखोगे इसमें आपको गोल्डन कलर के 12 स्टार दिख रहे हैं, जो कि ये फ्लैग है, किसका फ्लैग है ये, आप कहोगे कि ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ये देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड व्हाट, यानी कि आपका ये जो सर्कल है गोल्डन स्टार का यूरोपियन यूनियन में, इसका क्या मतलब है, ठीक है। सेकंड, इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शनल दे रखा है आपको कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल ऑफ 12 गोल्डन स्टार्स शॉन इन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। तो देखते हैं इसको क्या इसका आंसर बनेगा। आपको पता होगा कि जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है इसमें 12 गोल्डन स्टार है, और ये जो 12 गोल्डन स्टार आपको देखने को मिलते हैं ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं सॉलिडेरिटी एंड हार्मोनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, यानी जो यूरोप के लोग हैं इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं भाईचारा एकता दिखाते हैं। इसके बाद क्या है कि ये जो यूरोप है यहाँ पे जो 12 इसमें जो 12 सितारे दे रखे हैं, इसमें जो गोल्डन कलर के सितारे हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो 12 नंबर है ना, ये अगर हम देखें पारंपरिक रूप से काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है, यहाँ पे शुभ माना जाता है, और ये जो 12 की संख्या है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मानी जाती है, और इसके अलावा ये पूर्णता और समग्रता और एकता का प्रतीक है, यानी कि परफेक्शन, कंप्लीटनेस और यूनिटी का प्रतीक है, सिंबल है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पेपर में ये इमेज देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से कि क्वेश्चन ये है कि राइट द फीचर ऑफ यूरोपियन यूनियन विच मेक इट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आपको यूरोपियन यूनियन के वो फीचर बताने हैं जो कि इसको एक इफेक्टिव यानी इसको एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। तो ऐसे कौन से इसके कुछ फीचर है, तो काफ़ी मतलब इसका बड़ा आंसर बन सकता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के नज़रिए से पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम बात करें दुनिया की बड़ी से बड़ी जो इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन भी देखें तो ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में आता है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद है कि द यूरोपियन यूनियन हैज़ इट ऑन फ्लैग, इसके पास अपना फ्लैग है, अपना एंथम है और अपनी करेंसी है। करेंसी कौन सी है इनकी, यूरो, ठीक है, यूरो। इसके बाद है कि इसकी जो करेंसी यूरो है, ये चैलेंज, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन सकता है डोमिनेंस ऑफ यूएसडी, यानी यूएस डॉलर के लिए, यूएस की जो करेंसी है यूएस डॉलर, उसके लिए एक खतरा बन सकता है, उसके लिए एक डोमिनेंस बन सकता है, कौन, यूरोपियन यूनियन की करेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखिए द प्रेजेंस ऑफ इट्स टू मेंबर ऑन द यूएनएससी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। कौन कौन से, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों ही ईयू के मेंबर हैं, जो कि यूएनएससी के जो 5 जो कंट्रीज होते हैं इसमें जो जिनको परमानेंट सीट मिली हुई है, उसमें से 2 मेंबर तो ईयू के हैं। तो इससे भी क्या होता है, इनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, वर्ल्ड के जो मुद्दे होते हैं उनमें इनका काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, बहुत ही आसान पॉइंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इस तरीके से लिखना है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूरोपियन यूनियन से कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन मान लो, यही क्वेश्चन मान लो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते थे और ये मिलिट्री वाले पॉइंट भी इसी में लिख सकते थे। लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन सेपरेट आ जाए कि केवल आपको ये बताना है कि मिलिट्री जो कैपेसिटी थी यूरोपियन यूनियन की केवल इतना बताओ, तब आपको फिर आंसर इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो देखते हैं यूरोपियन यूनियन जो है इसकी इसकी पोजीशन देखें तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी प्रभावशाली है, ठीक
ठीक है, मिलिट्री के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, सैन्य क्षेत्र में देखते हैं, तो क्या है आखिर इसमें, इसकी खास विशेषता क्या है, तो हम बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है किसके पास, यूरोपियन यूनियन के पास। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि ये जो, अगर हम बात करें, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस में पैसा कौन खर्च करता है, यूएसए खर्च करता है। लेकिन यूएसए के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन आता है आपका, जो ये ईयू है यानी यूरोपियन यूनियन जो है, ये सेकंड नंबर पे आता है किस चीज में, डिफेंस के मामले में जो इसका खर्च होता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि भाई इसमें इनके पास 550 के करीब जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो भी हैं 550 के करीब, जो कि काफी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आसियान। आसियान का पूरा नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट में पूछे जाते हैं ये। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का फुल फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज आसियान, आसियान क्या है। तो आसियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देखते हैं इसको। आसियान इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एम्ड प्राइमरीली एट प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर। यानी कि इस आसियान जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकी जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना, और यहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना, यानी इनके बीच में जो विवाद है उसको सुलझाना और स्टेबिलिटी बनी रहे इसके मेंबर्स कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए आसियान जो है इसके मेंबर कौन से हैं। तो देखिए, इसमें 5 मेंबर स्टार्टिंग में थे जब इसकी स्थापना हुई थी, जो स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन बाद में 5 मेंबर और जुड़ गए थे, तो टोटल इसके 10 मेंबर हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हेन वाज आसियान स्टैब्लिश्ड, जब आसियान स्थापित हुआ था। ठीक है, तो एंड विच 5 कंट्री स्टैब्लिश आसियान, तो वो कौन से 5 देश थे जो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्थापना, या फिर ऐसे है कि क्वेश्चन की स्थापना के समय आसियान में कौन से 5 देश शामिल थे। तो चलिए देखते हैं। आसियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में, यानी आसियान वाज स्टैब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज। वो 5 देश कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश थे। ठीक है, और इन्होंने साइन करे थे बैंकॉक डिक्लेरेशन में। बैंकॉक डिक्लेरेशन में साइन करने के बाद इसकी स्थापना हो गई थी आसियान की। तो इंपॉर्टेंट है, 1967 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में काफी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो जैसे कि हमने अभी यूरोपियन यूनियन का लोगो देखा था, फ्लैग देखा था, जिसमें आपको 12 स्टार दिखाई दिए थे गोल्डन कलर के। ऐसे ही आपके सामने ये एक और लोगो आपके सामने रख दिया मैंने। ये किसका लोगो है, ध्यान से देख लो, आसियान का लोगो है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या है ये आसियान का लोगो, ध्यान से देखो। आसियान का ये जो लोगो है ना, इसमें ये जो ये आपको 10 दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से। ये क्या है कि ये धान की बालियां हैं। ठीक है, पैडी, और ये जो धान की बालियां हैं, ये आसियान के जो 10 देश हैं इनके बीच में दिखा रहा है कि इनके बीच में किस तरीके से यूनिटी है। कहीं ना कहीं इनको इनकी यूनिटी को दिखा रहा है, इनकी दोस्ती को दिखा रहा है, और इनके बीच में जो सॉलिडेरिटी है इसको दिखा रहा है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में काफी पूछे जाते हैं। तो आसियान के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर प्राइमरीली टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इनका जो पहला उद्देश्य है वो है कि इनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, इनका आर्थिक विकास हो सके। उसके बाद क्या है कि इनका सोशल प्रोग्रेस हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद क्या है, इसका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, कि इनके बीच में क्या बना रहे, शांति बनी रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि देखो, आसियान के भी कुछ देशों के बीच में विवाद है जो कि इन्होंने बातचीत के जरिए सुलझा लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मतलब संगठन में, कि उसके जो मेंबर कंट्री है उसके बीच में पीस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। एक और उद्देश्य है टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द आसियान स्टेट, यानी एक इनके बीच में कॉमन मार्केट बनाया जाए
फ्री ट्रेड के लिए, और एक प्रोडक्शन बेस बनाया जाए आसियान के स्टेट के बीच में, ताकि इनको इससे क्या हो सके, ट्रेड में बेनिफिट मिल सके। तो ये 3 इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में हम देख सकते हैं। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टू आसियान मेंबर ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी इंडिया का 2 आसियान कंट्री के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था, वो कौन से देश है ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई वाज आसियान एस्टेब्लिश्ड, आसियान की स्थापना आखिर क्यों हुई थी। तो इसके पीछे कुछ यही 3 पॉइंट है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ताकि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके। ठीक है, ये जो इसकी मेंबर कंट्री है, इनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद क्या है कि इनका कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इनका सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो जाए, और इनके बीच में इनके प्रमोट किया जाए पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी इनके बीच में शांति और स्थिरता बनी रहे, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, इसके आपको कोई 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये हो जाएगा कि इनके बीच में एक कॉमन मार्केट बनाया जा सके। ठीक है, यानी क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी विद इन आसियान स्टेट, यानी आसियान स्टेट जो है, इनके बीच में कॉमन मार्केट बनाया जा सके और एक प्रोडक्शन बेस बनाया जा सके, जहां से क्या हो, प्रोडक्शन किया जा सके। और इसके बाद है कि टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके तहत क्या हो जाएगा, इनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन 2 अचीवमेंट ऑफ आसियान, आसियान की कोई 2 अचीवमेंट आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये है कि ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में माना जाता है। यानी कि देखिए, बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है ये, अगर हम यूरोपियन यूनियन के से इसे कंपेयर करें तो उतना बड़ा तो नहीं है इकोनॉमी में, लेकिन हाँ, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला अगर कोई संगठन है तो उसे हम आसियान कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, इट्स एम एट फोस्टरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अलोंग विद रीजनल डेवलपमेंट, यानी इसका एक उद्देश्य ये भी है कि इंटरनेशनल शांति जो है, पीस है, वो भी बनी रहे। ठीक है, और इनके बीच में रीजनल डेवलपमेंट जो है वो भी होता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट एनी 2 फीचर ऑफ आसियान, आसियान के कोई 2 फीचर आपको बताने हैं। तो देखिए, आसियान जो है, आसियान कंट्रीज फॉलो ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज फॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रोंट, ठीक है, नॉन कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेटिव, विच इज नॉन एज द आसियान वे। आसियान का देखो जो एक तरीका है काम करने का, जिसको हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मल तरीका है, ये आसियान वे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी मतलब इसके फीचर में इसको रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आसियान, आपको बता दूं कि जैसे कि आप सार्क के बारे में पढ़ते हैं कि सार्क के जो मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ विवाद हैं, लेकिन आसियान के बीच में भी कुछ देशों में ऐसा था। लेकिन इसका जो तरीका है काम करने का, इसने क्या किया, फॉर्मल तरीके से अपने बातचीत के जरिए उन जो विवाद थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको सुधार लिया या फिर उसको सुलझा लिया, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसको आसियान आसियान वे के रूप में जाना जाता है। इसके बाद क्या है, आसियान जो है इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता है, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला एक संगठन है। तो ये इसके फीचर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन वाज आसियान रीजनल फोरम वाज इस्टेब्लिश्ड। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि आसियान जो है वो 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इस क्वेश्चन में भी वो 1967 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, यहाँ ये क्वेश्चन अलग है। आसियान रीजनल फोरम जो है, जिसको हम शॉर्ट में ARF कहते हैं, ARF की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये 1994 में हुई थी। ठीक है, 1994 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आसियान के जो इसकी फॉरेन पॉलिसी है, इसकी जो विदेश नीति है और इसकी जो सुरक्षा है, यानी इसकी सिक्योरिटी है, इसके बीच में तालमेल बना रहे, कोऑर्डिनेशन रहे इनके बीच में, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के बीच में। इसलिए ये ARF जो है स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ध्यान से याद रखें इसे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पिलर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी। आसियान जो कम्युनिटी है उसके पिलर्स जो है उसके नेम आपको बताने हैं। तो वो तीनों जो हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है शायद शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाए। तो देखिए आसियान के जो 3 पिलर्स हैं, ये इसमें आ जाता है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, फिर इसके बाद आता है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। ये तीनों इसके पिलर्स हैं, इस पे आसियान टिका हुआ है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव पूछे तो इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको बताने हैं। तो देखिए इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इट वाज इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विच विल रिजल्ट इन सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ आसियान। यानी कि इसका उद्देश्य ये है कि इनकी सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, यानी आर्थिक विकास हो सके, और इसके बाद ठीक है इनका जो कल्चरल डेवलपमेंट है यानी सांस्कृतिक विकास है वो भी हो सके। सेकेंडरी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये है अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर। क्या है इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? तो ये यहाँ पे आप ध्यान दो कि इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रमोट करना है इनको स्टेबिलिटी एंड रीजनल पीस, यानी कि जो इनकी रीजनल पीस है यानी शांति जो है वो बनी रहे और स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क का आपको फुल फॉर्म बताना है, और ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। तो देखिए सार्क, और ये भी बताना है कि सार्क जो है ये स्टैब्लिश कब हुआ था। तो सार्क का अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो ये हो जाएगा हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और ये 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है काठमांडू नेपाल में। इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। कब स्थापित हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1985 में। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, 1985 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू में। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के मेंबर आपको बताने हैं। तो इसमें आ जाते हैं इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, और बाद में अफगानिस्तान भी ऐड हो गया था इसमें। तो ये सारे देश इसके मेंबर हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि इनके बीच में, ये जो मेंबर कंट्री है इनके बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो ये सार्क है ना, ज़्यादा मतलब कामयाब नहीं हुआ। जितना कि आसियान और यूरोपियन यूनियन आपको कामयाब दिखते हैं, उतना कामयाब सार्क नहीं हुआ था। रीज़न यही था कि इनके देश जो है, इसके मेंबर कंट्री जो है, इनके बीच में काफ़ी विवाद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क? सार्क के उद्देश्य आपको बताने हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि इनको अपनी जो जनता का कल्याण करना है। ठीक है, जो साउथ एशिया के जो लोग हैं उनके लिए वेलफेयर को प्रमोट करना है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो मतलब जो रहने वाले, इन देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको सुधारना है। ठीक है, जीवन स्तर को सुधारना है। अगला क्या है कि इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको करना है, यानी आर्थिक विकास करना है, और कल्चरल डेवलपमेंट करना है इनका, और हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है ताकि वो डिग्निटी से जी सके, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके सिमिलर एम्स हो, यानी कि ऐसे इंटरनेशनल और रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके एक जैसे उद्देश्य हों, उनके साथ कोऑपरेट करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लिमिटेशन ऑफ सार्क बताइए। सार्क वैसे तो बेहतर है, लेकिन सार्क में कुछ कमियां भी है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, वो आपको बतानी है। तो देखिए इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे जो बेकार बात कह लें हम कि इसके जो मेंबर कंट्री है ना, इनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है। भारत का पाकिस्तान से विवाद है, भारत का कई बार बांग्लादेश से भी विवाद हो जाता है, पाकिस्तान का बांग्लादेश से विवाद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन बन जाती है सार्क की। तो देखते हैं। सार्क इज अ ग्रोइंग एट अ स्लो पेस ड्यू टू द पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमोंग इट्स मेंबर स्टेट। यानी कि सार्क के जो मेंबर स्टेट है ना, इनके बीच में अगर हम देखें कुछ ना कुछ विवाद है, और जिसके कारण ये जो है ये मतलब इसका जो विकास करने की जो गति है वो काफ़ी धीमी है, यानी कि स्लो ग्रोइंग आप इसको कह सकते हो। इसके बाद देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, और वो विवाद किस मुद्दे को लेकर है? कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर। ये भी कहीं ना कहीं सार्क को प्रभावित करता है।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंडियाज नेबर, जो इंडिया के नेबर कंट्री हैं वो डरे रहते हैं किस चीज़ को लेकर, वो ये सोचते हैं कि इंडिया जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो आप साउथ जो एशियन या जो सार्क की अगर हम बात करते हैं इसमें जो कंट्रीज आती है उसमें इंडिया जो है वो सबसे बड़ा देश है और सबसे ताकतवर देश है। ऐसे में इनको डर लगता है कि भारत जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंस करता है और इनकी जो व्यवस्था है उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है राजनीतिक लेवल पे। ये भी मतलब एक पॉइंट बन जाता है इसका। इसके बाद क्या है कि सार्क के जो मेंबर हैं, जो देश है, वो कैसे देश हैं आपको पता है, वो डेवलपिंग देश है या फिर लीस्ट डेवलपिंग देश है। ऐसे में इनके पास फंड वगैरह की भी कमी रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट बन जाता है लिमिटेशन ऑफ सार्क का। तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ये भी देखिए नया टॉपिक है आपका ब्रिक्स, और ये जो मैं आपके सामने कंटेंट रख रहा हूँ ना, ये आपको जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया था, जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल कह लो या फिर आपको रेफरेंस मटेरियल जो दिया था उसमें से मैंने ये कंटेंट ले रखा है ये वाला। तो इसे ध्यान से देखो, बिल्कुल वही लैंग्वेज है। तो ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है इसमें आपको ब्राज़ील आ जाता है, रसिया आ जाता है, इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, साउथ अफ्रीका, यानी बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक्स एस नहीं होता था, इसमें केवल ब्रिक होता था। किस नाम से जाना जाता था? ब्रिक नाम से, ठीक है। 2006 में फाउंड किया गया था ये रसिया में, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और इसको अगर हम बात करें ब्रिक में, तो पहले 4 देश होते थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में क्या हो गया था, साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था, तो इसलिए इसको ब्रिक की जगह ब्रिक्स कहा जाने लगा था। और इसकी फर्स्ट मीटिंग में जुड़ा था 2009 में। और इसके बाद बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि इनके बीच में कोऑपरेट हो और इनके बीच में म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है। जो इसके मेंबर कंट्री है इनके बीच में एक तो सबसे पहले सहयोग हो और इनके जो भी आर्थिक विकास हो इसका बेनिफिट इन सभी को मिल सके, ठीक है। ये इसका उद्देश्य हो जाता है। और इसका जो 11वां सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2019 में हुआ था, यानी ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में ब्राज़ील में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है कि ब्रिक्स जो है, पहले ये ब्रिक होता था, इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना यही देश होते थे, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में रूस में हुई थी, ये हमने पढ़ लिया, रसिया में हुई थी। 1-2 पॉइंट ये भी याद रखने कि 2009 में जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, उसमें इसमें एक और देश जुड़ गया था, साउथ अफ्रीका। तब से ब्रिक की जगह ब्रिक्स कहलाने लगा है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव बताने हैं, ठीक है। तो ये आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, आप इसके ऑब्जेक्टिव कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका पार्ट 2, उसमें मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा, और जो आपके कंट्रीज वाला जो टॉपिक है वो आपको सेकंड पार्ट में करा दूंगा। और कोशिश की है मैंने आपको कराने की, आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड को लेकर ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर फिर भी मैंने कोशिश की आपको बेहतर समझाने की। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से है। देखिए कंफ्यूज मत होना, इसी नाम से 2-3 टेलीग्राम ग्रुप और भी बना रखे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं है, वो फेक है। तो आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करना है, 21,000 के करीब स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर है। आप उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको क्या होगा कि जो वीडियोस के लिंक वगैरह होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।